नमस्कार। आइए अब हम फिस में C2FO और गेम की रिपोर्ट पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अतीश कुमार सिंह जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी एमएसएमई मिनिस्ट्री, और रमेश धर्मा जी, सीनियर एडवाइजर ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप गेम। आप दोनों का शुक्रिया। रमेश जी, फॉर्मल फाइनेंसिंग एमएसएमईज के लिए एक और चैलेंजिंग मोर्चा है। उद्यमी टाइमली, एडुकेट और रीजनेबल फाइनेंसिंग की बात रखते हैं। ऐसे में डिजिटल और डेटा के दौर में आप कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग मॉडल के पोटेंशियल को कैसे रीड करते हैं? या देखिए, ये कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग को आरबीआई बहुत प्रावधान दे रहा है। 2021 में ही जो आरबीआई गवर्नर ने एक बार बताया था कि वी शुड फोकस ऑन कैश फ्लो लेंडिंग मेथड फॉर सपोर्टिंग द एमएसएमईज, और काफी इनोवेशंस आ रही है। इनफैक्ट हाल ही में अक्टूबर में एक मीटिंग हुई, स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग कोयम्बतूर में, जहां डिप्टी गवर्नर ने अगेन एम्फसाइज किया था कि ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा तरीका है, इसको हम आगे बढ़ाना चाहिए। और काफी बैंक्स भी कर रही है। वैसे देखें तो ट्रेड्स भी एक कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग मॉडल ही है। उसके बाद पीयर टू पीयर लेंडिंग है, और फिनटेक कंपनीज है। फिनटेक कंपनीज के अलग अलग है, अलग अलग मॉडल्स है, अलग अलग अप्रोचेस हैं, कैसे करते हैं। देयर आर इनोवेशंस। द मेन थिंग इज इसमें काफी इनोवेशंस पॉसिबल है, और फिनटेक कंपनीज आगे आ रही है करने के लिए। यानी रमेश जी, एमएसएमईज के लिए कैश फ्लो मॉडल काफी सपोर्टिव हो सकता है। आप उद्यमियों को यह बता सकें कि आखिर यह मॉडल काम कैसे करता है। एक तरफ कई डेटा पॉइंट्स, तो दूसरी तरफ ट्रेडिशनल लेंडिंग। कैश फ्लो लेंडिंग में यही है कि आपका बिजनेस कितना कमा रहा है और कितना दे सकता है। अगर ट्रेडिशनल मेथड में जाए तो आप बैलेंस शीट देखते हैं, इसका डेट इक्विटी देखते हैं, करंट रेशियो देखते हैं। ये सब देखने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट स्मॉल एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंटरप्राइज में क्या होता है, बैलेंस शीट ठीक ही नहीं होता है, उनको बनाना ही नहीं आता है, और इस वजह से उनको लोन भी नहीं मिलता है, फॉर्मल क्रेडिट। मगर अगर वो कैश फ्लो देखें तो उनको पता चलता है कि इनवॉइस आया, ठीक है, उसको एक ऑर्डर मिला है, उसको इतना चाहिए, वो बैंक दे सकता है या फिनटेक कंपनी दे सकता है। उसके बाद उसका हमको ये भी पता चलता है कि उसको कब पैसा आने वाला है। सो देयर इज सर्टेनिटी बोथ फॉर द लेंडर एंड एज फार एज द बोरोवर, कब पैसा आएगा, कितना बिजनेस जनरेट करेगा, और कब मैं चुका सकता हूँ। तो कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग गोइंग फॉरवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। मैं ये बताऊं तो कि इन अब्रॉड ये वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट काफी कम है। जो सीसीओडी सैंक्शन करते हैं वो इतना नहीं होता है। वो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम कैश फ्लो बेस्ड मॉडल पे जाते हैं। तो मेरे को लगता है आगे आगे जाकर ये काफी इंपॉर्टेंट टूल होने वाला है, और ये फिनटेक्स कंपनीज अभी अक्रॉस द बोर्ड काफी जन इसको कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि द रिस्क्स आर मिटिगेटेड इन इनिशियली इटसेल्फ। तो ये काफी अच्छा टूल है। अतीश जी, एमएसएमईज के लिए फॉर्मल फाइनेंसिंग के फ्रंट पर बड़ा गैप है, लेकिन जैसे यूनिट्स मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और उद्यम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपको लगता है इससे लेंडर्स का कंफर्ट बढ़ेगा और गैप को ब्रिज करना संभव होगा। वहीं सरकारी स्कीम्स को अवेल करने के लिए भी उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इस गणित को आप बता सकें? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ऑलरेडी उद्यम जो सिस्टम बनाया गया है उसके अंदर एक बहुत ही सिंपल और एक फ्री और परमानेंट आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है। और इसके अंदर जो भी जितने भी फैसिलिटीज है और जितने भी ऑफरिंग्स है भारत सरकार की, और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स भारत सरकार के और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स, अभी धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर कैसे आ रही हैं। सो द ऑफरिंग्स एंड द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन ओनली बी अवेल्ड इफ यू आर ऑन द उद्यम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। और इसका एक वाटर डाउन वर्जन भी है, तो उद्यम असिस्ट। उद्यम असिस्ट में भी आपको सारे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा वैलिडेशन देने की जरूरत है। दैट इज आल्सो अवेलेबल। सो दो वर्जन सरकार ने बना रखे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। बट इसके अब आगे, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि सब 2.0 वर्जन बन रहा है, उद्यम 2.0 भी एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसके अंदर बाकी और फीचर्स डाले जाए, और ताकि इसके अंदर और ज्यादा सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। अभी जो जितनी फील्ड्स कैप्चर करता है उसके अंदर प्रॉब्लम कई बार ये आती है कि एड्रेस ठीक नहीं दिया। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को भी ठीक, सो दैट जो भी आपने प्रूफ ऑफ रेजिडेंस दिया, प्रूफ ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस दिया है, जो आपका केवाईसी इन टर्म्स ऑफ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ बिजनेस, ये सारी चीजें एकदम मोर रोबस्ट और मोर स्ट्रांग हो जाए, सो दैट द डेटा व्हिच इज अवेलेबल इन उद्यम इज ऑब्वियसली फोरेंसिक इन क्वालिटी एंड वेरी 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 स्ट्रांग एंड रोबस्ट। दूसरा, जो हम लोग, जैसे मैंने आपको रैंप के बारे में बताया, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपना कुछ ने अपने सिस्टम बना रखा था रजिस्ट्रेशन ने, कुछ ने सीधे उद्यम
से बना रखा था। जो पुराने सिस्टम्स थे उनको हम लोगों ने उद्यम से इंटरऑपरेबिलिटी करा के जोड़ रहे हैं, ताकि जो जो वहां पर रजिस्टर्ड है उसको सिर्फ ऑलरेडी आपने केवाईसी कर रखी है, 2-3 चीजें और डाल के आप उद्यम के अंदर मैक्सिमम लोग आ जाए। इसके अलावा आप देखिए और भी डिफरेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर अलग रजिस्ट्रेशन होती है ना, जीएसटी के अंदर अलग होती है, और शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के उसके अंदर अलग होती है, कोऑपरेटिव्स की अलग है। तो तमाम तरह का रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। अतीश जी, यानी उद्यम के जरिए प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने पर जोर है, वहीं ये जो तमाम तरह की ऑफरिंग्स रहती हैं उनसे कनेक्ट होने के लिए प्रक्रियाओं को कैसे सरल किया जा रहा है? तो हम लोग एक पोर्टल ऑफ पोर्टल्स बना रहे हैं, रैम प्रोग्राम कहते हैं, जिसके अंदर जितने भी सिस्टम है सारा को एक ही जगह इकट्ठे कर दिए जाए, एंड ऑल दी ऑफरिंग्स कैन बी टेकन थ्रू अ सिंगल साइन ऑन। चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट से लेना चाहे आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के प्रोग्राम से लेना चाहें, एक सिंगल साइन ऑन से आपको सारा कुछ सब कुछ मिल जाएगा। So while there are two things which I am saying, one is that you get all people who are not presently in the fold to come in the fold through interoperability with different systems, and once you are there, you will get everything which the government is offering, including the state government, union territory governments, through a single sign on. So I think जैसे ये फॉर्मलाइजेशन आगे बढ़ेगी, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, ज्यादा स्मार्ट होगी, और ज्यादा उसके एक्सपेंस होगी। रमेश जी, जहां तक महिला उद्यमियों की बात है, रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां पर क्रेडिट गैप और भी ज्यादा है। इस सेगमेंट में एसेट ओनरशिप के साथ क्रेडिट हिस्ट्री की चुनौती रहती है। आपकी फाइंडिंग्स क्या बताती हैं? देखिए, ये गेम का एक बड़ा फोकस है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, स्पेशली रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे देश में जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में उतने ऑलमोस्ट 8 करोड़ विमेन हैं, उसमें काफी जन एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं। गेम हैज बीन फोकसिंग ऑन दिस। इसमें क्या है, जैसे आपने बताया, माइंडसेट चेंज किया है बैंकर्स के ओर से भी और ये उद्यमियों की ओर से भी। We are trying to build the gap and trying to change the mindset of the bankers to do individual lending. अब तक तो क्या है, they were very comfortable with doing self help groups and group lending. अब ये अभी leading banks like State Bank of India, they have come out with new schemes for supporting loans up to 5 lakhs 10 lakhs and all, which will cover 90% 99% of the loans मिल जाते हैं। जैसे आपने बताया, asset is a main thing in that। अभी तो कोलैटरल फ्री लोन क्रेडिट गारंटी में मिलता है, एंड वुमेन को तो और भी ज्यादा मिलता है। दूसरी बात, ये लॉट ऑफ फाउंडेशंस आर देयर इन द इकोसिस्टम, फॉरेन फाउंडेशंस, इंडियन सीएसआर फाउंडेशंस, who are focusing a lot on women entrepreneurship and women funding and women supporting women, capacity building of women. तो ये आगे काफी काम बढ़ रहा है, but still there are cultural gaps in the whole thing. But overall, I think the overall trend is in the positive direction, जहाँ बैंकर्स भी, और one thing is very clear that there are some informal studies to show that the women are better repayers. बैंकर्स भी acknowledge करते हैं, फॉर्मल स्टडी तो नहीं है वैसे, इनफॉर्मल स्टडीज में they acknowledge also women are better, they manage cash betterly, they don't waste on it, and जो भी मनी जाएगा वो either बिजनेस में जाएगा या जैसे थोड़ा फैमिली में थोड़ा डाइवर्ट होता है, but otherwise it's more or less helps the economy, overall economy. अतीश जी, एमएसएमई फाइनेंसिंग के मोर्चे पर आप एनबीएफसीज की भूमिका को कैसे देखते हैं, रिमोट रीजन्स में, माइक्रो स्मॉल उद्यमियों तक पहुंचने में और फाइनेंशियल इंक्लूजन में? So NBFCs are very important, for the MSME lending ecosystem. ऑलरेडी आप टोटल लेंडिंग अगर देखें एमएसएमई को 34-35 लाख करोड़ है पूरा जो आउटस्टैंडिंग है, और उसके अंदर कोई अबाउट 5 से 6 लाख करोड़ एनबीएफसी से आता है, और 3 लाख करोड़ करीब एमएफआई से आता है, और बाकी सब बैंकिंग सिस्टम से ही है, मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक से, और बाकी कुछ आरआरबी या कोऑपरेटिव बैंक्स उस सब से है। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे आर द इम्पोर्टेंट थिंग टू bear in mind is कि while the number may be like 5-6 lakh crore, but their ticket size and the reach is far deeper. ये जो इनका जो जितना भी छोटे छोटे टियर 3 टियर 4 टाउन में ये एनबीएफसी ज्यादा पहुंच जाता है, और ज्यादा उसको हैंड होल्डिंग करके अपनी ड्यू डिलिजेंस करके उसको लोन दिला देता है, और छोटा लोन भी दिला देता है। Yes, that is very important for financial inclusion of people। अब सबको लोन की जरूरत है, अगर बिजनेस करना तो लोन तो लेना जरूरी है ना, तो बैंक सब जगह नहीं पहुंच पा रही है। तो ये एनबीएफसी ये काम बहुत अच्छे तरह से करता है कि छोटे जगह में छोटे बिजनेस को अच्छे से हैंड होल्डिंग करके लोन दिला देता है, और उस लोन से फिर वो बिजनेस करना शुरू कर देता है।
अतीश जी, एमएसएमईज देश के अलग अलग क्लस्टर्स में मौजूद हैं और उनकी फाइनेंसिंग की जरूरतों में एनबीएफसीज का खास स्थान है, लेकिन प्रतिस्पर्धी दौर में उद्यमियों के सामने कॉस्ट ऑफ फंड्स चुनौती बन जाता है। इस पर कैसे काम करना होगा? Yes, that is also a fact. Now, the mostly NBFC जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, वो सारा तो लोन, सारा अपना फंडिंग लोन बैंक से ही लेते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक से लेते हैं. So, but and of course, then when that happens, then the cost of funds increases. But there are other systems in position which I think we need to further proliferate and think. एक RIDF mechanism होता था, Rural Infrastructure Development Financing Fund, जो RBI के उन्होंने चला रखा है, जिसमें अभी भी चलता है, जिसके अंदर जो PSL शॉर्टफॉल होते हैं उससे फंड क्रिएट करके आप एक सेक्टर को स्पेसिफिक रीफाइनेंस फैसिलिटी क्रिएट करते हैं, तो उससे उसमें कैप लग जाती है, उस कैप से आपको एनबीएफसी लोन दे सकते हैं. दूसरा, कुछ अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जहां पे लेंडिंग रेट पे कैप लगा रखा है, जैसे विश्वकर्मा स्कीम है या स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम है, इसमें एक लेंडिंग रेट कैप लगा रखी है. तो उससे भी आई थिंक देयर इज सम रिलीफ अवेलेबल टू दी ऑब्वियसली टू दी फाइनल बोरोअर, दैट इज एमएसएमई एंड आल्सो दी एनबीएफसी. Now you are right. While this is happening, इतना है, but I think there is still need to do more. And I think that is what we all need to sit down together and figure out how can we find better, funding for the NBFC or cheaper funding for the NBFC so that they are able to deliver in the way they are, by going deeper into the hinterland. रमेश जी, कॉस्ट ऑफ फंड्स पर आप भी अपना नजरिया रखना चाहेंगे? The thing is, as Atish says, the cost of borrowing for the NBFC is very high. But institutions like SIDBI have come forward and क्योंकि अभी तक तो क्या NBFC को रेटिंग पे पैसा दिया जाता था, but SIDBI has coming out with schemes wherein they can look at well performing small NBFC और उनको लो कॉस्ट फंड देंगे तो अल्टीमेट बोरोवर्स को ज्यादा मिलेगा, because everybody recognize that NBFC is the people who can reach out to the last mile MFIs. And second thing क्या होता है, जो एक क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं, बट दिस एनबीएफसीज कैन हेल्प स्मॉल स्पेशली विमेन एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट अ ट्रैक रिकॉर्ड एंड देन दे कैन गो टू द फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर. उस सिलसिले में भी NBFCs help them, though the cost of funds is little higher, but at least they create a track record for the formal banking sector to get confidence to give loans. एसएमई एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त ब्रेक का है. ब्रेक के बाद बात करेंगे टाइमली पेमेंट्स की. हम जल्द लौटते हैं. आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस. बात करते हैं समय पर भुगतान की. हमारे साथ मौजूद हैं अतीश कुमार सिंह जी और रमेश धर्मा जी. आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं. अतीश जी, देखा जाए तो एमएसएमईज का अर्थव्यवस्था में कई फ्रंट्स पर अहम योगदान है, लेकिन इस कंट्रीब्यूशन के बावजूद उन्हें अपने ही पेमेंट समय पर नहीं मिलती है. डिलेड पेमेंट्स पर उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए यूं तो कई स्टेप्स लिए गए हैं जिनका असर भी दिख रहा है, लेकिन अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है. आप मानते हैं कि भुगतान में देरी ब्रॉडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर भी असर डालती है? फरमा रहे हैं. देखिए, डिलेड पेमेंट बहुत बड़ी भयंकर समस्या है, मतलब एमएसएमई के हिसाब से इतनी बड़ी समस्या है कि इसके अंदर जो पिछली रिपोर्ट निकली थी गेम में, उसमें कुछ एक अनुमान लगाया था कि 10 लाख करोड़ इसके अंदर फंसा हुआ है. अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ थोड़ा कम है, मगर फिर भी इतना देखिए 8 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा इसके अंदर फंसा हुआ है. अब सिंपल सी बात है कि एक 45 दिन में आपको पेमेंट करनी है, माल आपको सप्लाई कर दिया गया, मगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं. आप जो भी आपकी समस्या है, तो इसमें ये तो लॉक्ड इन मनी है इन टर्म्स ऑफ द पेमेंट विच इज टू बी रिलीज. उसके अलावा देयर इज डिस्प्यूटेड अमाउंट, इसके अंदर 50 से 60 हजार करोड़ का अमाउंट डिस्प्यूटेड भी है. तो ये सब बड़ी बड़ी समस्या है जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं. भारत सरकार इसमें पूरे जोरों शोरों से ठीक करने की प्रयास करने में लगी हुई है. आप अगर देखेंगे कुछ दिनों पहले ट्रेड जो एक सिस्टम चला रखा है, उसके अंदर नए रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ चेंजेस हैव बीन ब्रॉट इन. नाउ द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोग आपको नॉन फाइनेंसिंग पास थ्रू मैकेनिज्म भी स्टार्ट कर दिया गया है, इंश्योरेंस भी चालू कर दी गई है, रीडिस्काउंटिंग भी चालू कर दी गई है. तो एक ट्रेड्स को सरकार ज्यादा पुश दे रही है ताकि इसके अंदर डिलेड पेमेंट का सोल्यूशन बहुत अच्छा, सबको एक्सेप्टेबल है, विन विन सिचुएशन है. बायर को भी फायदा है, सेलर को भी फायदा, और बैंक और फैक्टर को तो फायदा है ही. इसके अलावा दूसरे सिस्टम भी हैं. अगर आप देखें, जैसे कि
एक बिल डिस्काउंटिंग बैंक्स के अंदर एक बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम चलता है, एक अपना एक डायनेमिक डिस्काउंटिंग करके सिस्टम चलता है। अतीश जी, ट्रेड से नो डाउट एमएसएमईज को सपोर्ट मिल रहा है। नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स पर आप एमएसएमईज को क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि फेस्टिव पीरियड में जीएसटी रिफॉर्म के जरिए कंजम्पशन को बूस्ट करने का प्रयास किया गया था। आगे क्या उम्मीद करनी चाहिए? नाउ वी आर मूविंग इनटू द अरीना ऑफ नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, एंड इसके अंदर आप तमाम जितनी भी चीजें हैं, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है और जो नई पॉलिसीज है, उसको उस हिसाब से, उस पैमाने से सोच के बनाया जा रहा है। अब इसी तरह से जैसे अब कुछ दिनों पहले आप देखिए इनकम टैक्स रिफॉर्म्स हुए, जीएसटी रिफॉर्म्स हुए, अब जितने भी हम लोगों ने डीपीआई बना रखे हैं, इस तरह की चीजें, उनमें 2.0 वाला वर्जन बन रहा है। जैसे कि जेम 2.0 बन रहा है, अब ट्रेड्स का भी देखिए 2.0 वर्जन बन रहा है। इसके अंदर नई नई चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो मोटे तरीके से गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि जो डिलेड पेमेंट्स की प्रॉब्लम है उसको अच्छे से समझ के उसके जो फाइनल डिटेल्स हैं उसकी सोल्यूशन ही निकाले। रमेश जी, गेम की तरफ से पहली रिपोर्ट 2022 में आई थी। तब भुगतान में देरी का आंकड़ा 10.7 लाख करोड़ था। मार्च 2023 में यह घटकर 8.27 लाख करोड़ हो गया और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए यह मार्च 2024 में 7.34 लाख करोड़ हो गया है। डिलेड पेमेंट्स का आंकड़ा वैसे तो कम हो रहा है, लेकिन एमएसएमई से आपको क्या फीडबैक मिला है? गेम जो है 2022 से लगातार लगी हुई है ये डिलेड पेमेंट पर रोशनी डालना। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, जैसे आतिश जी ने बताया। तो हमारा गेम का एक बड़ा वर्टिकल है जो इसी पे फोकस करता है। और हमने पहला रिपोर्ट बनाया था 2022 में, जब 10.7 लाख करोड़ था। और ये मैं बता दूं कि गेम का पहला अनुमान था कंट्री में डिलेड पेमेंट की। इसके पहले कोई अनुमान नहीं था, सबको पता था कि डिले हो रहा है, बट क्या अमाउंट था किसी को मालूम नहीं था। तो पहली बार ये फिगर लाया गया है और लगातार ये हमने तीसरी बार किया है और ये लगातार कम हो रही है। ये फॉर एग्जांपल तब 10.7 लाख करोड़ था, बाद में हमने 22-23 में किया था, तभी 8.74 लाख करोड़ हुआ था, अब 7 कुछ लाख करोड़ हुआ है। रमेश जी, रिपोर्ट के लिए आपने कई सिटीज में राउंड टेबल सेशंस आयोजित किए हैं। आप हमें एमएसएमईज की पल्स के बारे में बता सके, क्योंकि कई बार रिपीट ऑर्डर्स के कारण वो मुद्दे को रेज भी नहीं करते हैं। तो वहीं सेक्शन 43BH जो इंडस्ट्री को राहत देने के लिए लाया गया, उसको लेकर भी इंडस्ट्री के ही कुछ सेक्शंस में इश्यूज रहे हैं। आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला है? हमने काफी राउंड टेबल किया है और हम राउंड टेबल से यही पता चला है, बट द प्रॉब्लम तो बेस लेवल से ही चालू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये क्या है कि इट्स नेगोशिएशन स्किल्स होते नहीं है एमएसएमई को। जब सप्लाई करते हैं तो दे आर नो 1% सप्लायर्स, तो उनको प्रॉब्लम होता है। अगर वो ज्यादा नेगोशिएट करें या फिर टाइम पे पैसा मांगे तो बायर बोलेगा नहीं, जरूरत नहीं आपको सप्लाई करने की। तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वर देयर। अब मैं बताता हूँ ग्राउंड लेवल पे और एक प्रॉब्लम हुई। गवर्नमेंट ने एक बढ़िया 43 इनकम टैक्स सेक्शन में एक किया था कि उनके खर्चे को अकाउंट कर नहीं किया जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज एमएसएमई खुद आकर बोल रहे थे इसको निकालिए, क्योंकि बायर बोल रहा था अगर हमको सप्लाई करना है तो आपको एमएसएमई से डी रजिस्टर करना पड़ेगा, नहीं तो हमको प्रॉब्लम होता है। तो जो बायर है जिनको पैसा नहीं देना है, ऐसे काफी जन है। जो पैसा देते हैं वो बहुत अच्छी तरह देते हैं, उनको कोई रेगुलेशन की भी जरूरत नहीं है, बट देर काफी जन है जो जिनका खुद का टैक्स का प्रॉब्लम होता है, बड़े बायर का, वो लोग थोड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं इस छोटे छोटे उद्योगों पर। तो ये प्रॉब्लम है ये। और इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए मेरे को लगता है ओवरऑल पर्सपेक्टिव, ओवरऑल कल्चर बदली करना है, वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अतीश जी, कई बार उद्यमी पेमेंट्स में देरी के बावजूद डिस्प्यूट को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आगे भी ऑर्डर्स लेने हैं। ऐसे में ओडीआर के जरिए प्री एमएससी एफसी का प्रावधान है। यह उद्यमियों को कैसे राहत प्रदान कर सकता है? ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम समाधान एक पुराना सिस्टम चलता था जिसके अंदर जो भी डिलेड पेमेंट की डिस्प्यूट होती थी उसको ट्रैक करता था, मगर अब हम लोगों ने पूरी प्रोसेस को एंड टू एंड डिजिटलाइज कर दिया है। उसके अंदर दो नई चीजें भी जोड़ी हैं, प्री एमएससी प्रोसेस जिसे बोलते हैं। उसके अंदर एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन के साथ हम लोग एक रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और एक अनमैन्ड नेगोशिएशन प्रोवाइड करते हैं। ये जो चीज बनाई गई है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत थोड़ी नुआंस्ड है, व्हिच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। देखिए, समस्या ये है कि अगर
अगर एमएसएमई ने किसी बायर को सप्लाई किया माल और बायर ने पेमेंट नहीं की और उसमें अगर विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया और उसने उसको कोर्ट में घसीट दिया एमएसएमई ने, तब वो ही हैज काइंड ऑफ इट इज सुइसाइडल फॉर हिम, क्योंकि उसको अगला ऑर्डर नहीं मिलने वाला। अब उसने लड़ाई कर ली उसके साथ, अब अगला उसको ऑर्डर नहीं मिलेगा या कुछ और, या उसका टोन डाउन हो जाएगा। सो अगर जब वो डिस्प्यूट में जा रहा है तो ही कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि अब अगले अगले सिचुएशन में मेरे को ये इससे डीलिंग नहीं होने वाली है। मगर जो ओडीआर पोर्टल के अंदर जो प्री समाधान प्रोसेस है, उसको हम लोग फ्रेंडली रेजोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। उससे क्या होता है कि आप एआई इंजन से या अनमैन्ड नेगोशिएशन से एक आप सेटलमेंट टाइप करते हो, और वो सेटलमेंट भी फ्रेंडली है, उसका ऑर्डर अगला भी मिलने वाला है, उसने झगड़ा नहीं कर लिया, उसको तंग नहीं कर लिया, दोनों ने मिलकर इट्स म्यूचुअली डिसाइडेड डिसीजन। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस न्यू सिस्टम। देखिए मतलब डिजिटलाइज तो हो ही गया, प्रोसेस सस्ती भी होगी, अब दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ ऑनलाइन हो गया, कॉस्टिंग कम हो गई, यस, और ऑर्डर मैनेजमेंट भी अच्छा हो गया, सारा कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया। तो वो तो दैट इज ऑब्वियसली द थिंग व्हिच वाज वी वर अटेम्प्टिंग टू डू, बट दिस इज आई थिंक द बिगर थिंग। द प्री एमएससी ऑफ एफसी प्रोसेस ऑफर्स यू फ्रेंडली रेजोल्यूशन। एसएमई एक्सप्रेस के स्पेशल सेशन में इतना ही। टाइमली पेमेंट्स और एक्सेस टू फाइनेंस के तमाम पहलुओं पर विस्तार से बात करने के लिए अतीश कुमार सिंह जी, जॉइंट सेक्रेटरी एमएसएमई मिनिस्ट्री, आपका धन्यवाद। साथ ही रमेश धर्मा जी, सीनियर एडवाइजर गेम, रिपोर्ट की बारीकियां कम्युनिटी के सामने रखने के लिए आपका भी शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि दोनों मोर्चों पर एमएसएमईज को राहत मिलेगी और उद्यमी अपना अगला कदम पिछले से बेहतर रखेंगे। फिलहाल नमस्कार।